और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम बदल गया। श्रीनगर से लेकर शिमला तक जमकर बर्फबारी और बारिश हुई। इससे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से नहा गए। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम का मिजाज रहने की संभावना जताई। पहाड़ों में बदले इस मौसम से मैदानी इलाकों में भी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। कर्नाटक के यादगीर जिले में एक युवा निर्दलीय उम्मीदवार सुर्खियों में आ गया। दरअसल उसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डिपॉजिट मनी के तौर पर 1-1 रुपए के 10,000 के सिक्के जमा किए। ये सिक्के उसने राज्य की जनता से ही जुटाए थे। प्रदेश में अगले महीने 10 मई को चुनाव होंगे। इसके लिए यंकप्पा ने ये सिक्के जमा करवाए, जिन्हें गिनने में अधिकारियों को 2 घंटे लग गए। अपने नामांकन के दौरान यंकप्पा ने एक बैनर भी टांग रखा था, जिस पर कन्नड़ में संदेश लिखा था कि सिर्फ 1 रुपया नहीं, अपना एक वोट भी दो। एक दिन तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गरीबी से मुक्ति दिलाऊंगा। फिल्म अभिनेता राज बब्बर राजस्थान के पाली में शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। बताया गया कि वहां राज बब्बर ने शिवखेड़ा महादेव मंदिर में 5 ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया। वहीं इस दौरान राज बब्बर को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ गई। बिहार के गया रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ ने एक जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों को किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आने की सलाह दी गई। साथ ही संदिग्ध चीज दिखने पर पुलिस को सूचित करने को कहा गया। आरपीएफ ने इस जागरूकता अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन के अलावा ट्रेन में भी लाउड स्पीकर से यात्रियों को सचेत रहने को कहा। उत्तराखंड के चमोली में चीन सीमा के पास तुमना इलाके में एक हिमतेंदुआ कैमरे में कैद हो गया। बताया गया कि ये हिमतेंदुआ काफी दुर्लभ प्रजाति का है। तस्वीरों में ये तेंदुआ वहां एक पहाड़ी पर घूमता दिखा। पहाड़ों में बर्फ पिघल गई है, ऐसे में आसानी से निचले इलाकों में भी ये हिमतेंदुआ दिखाई देने लगा है। हिमालयी क्षेत्रों में तेंदुए के दिखने से वन विभाग भी उत्साहित है। राजस्थान के सीकर में शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चले इस महोत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिले। यहाँ स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक लोकगीतों से लोगों का मन मोह लिया। इस शेखावटी युवा महोत्सव में लोक नृत्य के अलावा फोटोग्राफी, पेंटिंग, मार्शल आर्ट्स, कविता और योगा प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर लिवर से जुड़ी है। लिवर अगर खराब हो जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इसका बेहद ख्याल रखना जरूरी है। हमारी सोच बन गई है कि सिर्फ ज्यादा शराब पीने से ही लिवर खराब होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में लिवर के ऐसे मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है जो शराब नहीं पीते, यानी कि लीवर को खराब करने वाली वजह और भी है। डॉक्टर्स की राय में 10 घंटों तक लगातार बैठकर काम करने और एक्सरसाइज नहीं करने से भी लिवर की बीमारी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम लिवर को लेकर सावधान रहें और इसकी बीमारी को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। इधर अच्छा, ये बात बहुत आम है और रटा हुआ ज्ञान है। जिसने अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग नहीं सुना हो, वो भी जानता है कि शराब पीने से लिवर खराब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शराब पीते हैं सिर्फ उनका ही लिवर खराब होता है, बल्कि अच्छी खासी तादाद उनकी भी है जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और फिर भी उनका लिवर डैमेज हो रहा है। अंदाजा है कि कोरोना और उसके बाद शराब नहीं पीने वालों में लिवर की बीमारी 25% बढ़ गई है। इसलिए लिवर की सेहत को लेकर सतर्क रहने और हॉर्न बजाने की जरूरत है।
पहले समझिए कि शराब के अलावा कौन सी चीजें लिवर के लिए खतरनाक होती जा रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 10 से 12 घंटे तक एक जगह बैठकर काम करने वाले युवा लिवर की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए इनमें अधिकतर कॉरपोरेट या आईटी में काम करने वाले युवा हैं। ऐसे युवा न सिर्फ लगातार बैठकर काम करते हैं बल्कि एक्सरसाइज, वॉक या योगा भी नहीं करते। इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा हो सकता है। इस तरह ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि शराब लिवर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन नई स्टडी क्या कहती है इसे भी समझना जरूरी है। इसके मुताबिक अधिक शराब पीने वाले 85% लोगों को लिवर की बीमारी होती है। इनमें से 40% का लिवर खराब हो जाता है। लेकिन लिवर की बीमारियों के मामले में पिछले 3 साल में शराब नहीं पीने वाले और शराब पीने वालों की तादाद लगभग बराबर हो गई है। एक बात और समझने की है, शराब से लिवर को नुकसान 40 की उम्र के बाद दिखता है, जबकि शराब नहीं पीने वालों को 30 की उम्र में भी लिवर की बीमारी हो रही है। लिवर की बीमारी के मामले में बदला हुआ ट्रेंड चिंताजनक है और जरूरी है कि हम अपनी पुरानी सोच बदलें, तभी लिवर की सेहत को लेकर जरूरी कदम उठा सकते हैं। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है, जो खराब खान पान और बिगड़े हुए रूटीन की वजह से हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में भारत में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है और इसकी वजह मोटापा और डायबिटीज है। साथ ही एक्सरसाइज नहीं करना और जंक फूड का इस्तेमाल है। हालांकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज शुरुआती चरणों में आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन हालात बिगड़े तो ये लिवर सिरोसिस जैसी कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। लिवर में ज्यादा फैट जमा होने से डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। यानी लिवर के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है। जिनको ये समस्या है वो खास तौर पर अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें। अधिक प्रोटीन और कम फैट या कम कार्बोहाइड्रेट वाली हेल्दी डाइट लें। जिनको समस्या नहीं है वो भी खान पान का तौर तरीका अच्छा करें और एक्सरसाइज करें, तो लिवर मजबूत रहेगा और सेहतमंद रहेगा। तो लिवर को लेकर खुद भी सावधान रहिए और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लीवर की बीमारी की वजह क्या है और उससे बचने का तरीका क्या है, इस पर हमने बात की डॉक्टर प्रवीण शर्मा से। इनकी राय बहुत गौर से सुनिए। फैटी लीवर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में। यदि हम दिल्ली के अंदर ही ले 100 में से यदि हम 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करें तो लगभग 20% लोगों को फैटी लीवर आएगा। फैटी लीवर के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कारण होता है अल्कोहल पीना। यदि हम एक्सेस अल्कोहल पीते हैं तो फैटी लीवर होता है। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग अल्कोहल नहीं पीते उनको फैटी लीवर नहीं होता। बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं जिनको फैटी लीवर होता है, जिसका मुख्यतः कारण होता है कि लाइफस्टाइल इंड्यूस चेंजेस। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे हमारे देश में काफ़ी लोगों को मोटापा बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोगों को शुगर होती जा रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। ऑफिस जाते हैं, मैक्सिमम टाइम बैठे रहते हैं, घर आया, खाना खाया, फिर सो गए, फिर ऑफिस गए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा खाना खाना, मोटापा, ये सब भी एक फैटी लीवर के कारण होते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि अल्कोहल से ही फैटी लीवर होता है। आजकल अल्कोहल की बजाय दूसरी चीज़ों से फैटी लीवर ज़्यादा होता है। तो जिस व्यक्ति को यदि अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर हो या किसी और कारण से हो, जैसे उसको शुगर है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसके लीवर की इंजरी उतनी होती है जितना अल्कोहल से होती है। तो एक बहुत सीरियस इशू होता है। जितना अल्कोहल को अवॉइड कर सके उतना जरूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि सब लोग बिजी हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बट ट्राई टू टेक आउट सम टाइम, एटलीस्ट 15 मिनट की एटलीस्ट कुछ अपने लिए एक्सरसाइज करें। क्योंकि आप अपने लिए एक्सरसाइज करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप लंबे समय तक काम करोगे। रादर देन कि आप बहुत ज्यादा काम करो, एक्सरसाइज नहीं करे तो आप थोड़ी देर के लिए काम करोगे। तो एक्सरसाइज करना, फल फ्रूट खाना, जूस नहीं पीना कभी। हमारे देश में प्रथा है कि अरे कमजोरी लग रही है, चलो 2 गिलास जूस पी लो। रादर देन टेकिंग जूस, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट से हमारे शरीर के अंदर जो कैलोरीज जाती है, जो अच्छे तत्व जाते हैं, वो भी फैटी लीवर को कम करते हैं। 15 मिनट की एक्सरसाइज करें। चीनी का जितना से कम सेवन हो उतना कम सेवन करना चाहिए। हमें मिठाई खाने का शौक होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों का, मीठा हमें सबको अच्छा लगता है, तो जितना भी कोशिश करें मीठा कम खाना चाहिए। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए जगदीश शेट्टार ने किया नामांकन। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सेस पेपर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
खबर है कि माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता और बहन नूरी प्रयागराज के पास कौशाम्बी में छिपी हो सकती हैं। ऐसे में उनकी तलाश में पुलिस ने गंगा की तराई में सर्च ऑपरेशन चलाया। कहा जा रहा है कि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। इतना ही नहीं, शाइस्ता और नूरी रोज फोन और नंबर भी बदलती हैं। इनके साथ शूटर साबिर के भी होने की खबर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इस लिस्ट से राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम गायब है। 40 नेताओं की सूची में सोनिया, राहुल और खड़गे के अलावा गहलोत का नाम शामिल है। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय ने एक बार फिर टीएमसी से दूरी बना ली। दिल्ली पहुंचे मुकुल ने कहा कि उन्होंने बीजेपी छोड़ी ही नहीं थी और जो काम मिलेगा वो उसे करेंगे। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में बीजेपी को घेरा। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की पहली कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें गृहमंत्री अमित शाह समेत अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मौके पर साल 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। वहीं सीमा पार से आने वाली ड्रग्स की खेप पर भी शिकंजा कसने की बात कही गई। यूपी सरकार ने ईद और अक्षय तृतीया से पहले कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक सड़क पर कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकेगी। त्योहारों के मद्देनजर यूपी के प्रधान सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी समेत कई अधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें साफ किया गया कि सिर्फ धार्मिक स्थानों पर ही धार्मिक गतिविधियां होंगी और कोई भी धार्मिक जुलूस बिना इजाजत नहीं निकलेगा। साथ ही राज्य की संवेदनशील जगहों पर कड़ी सुरक्षा के भी निर्देश दिए गए। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शिग्गांग सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप भी मौजूद रहे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट को मंजूरी दे दी। अब इसे संसद के अगले सेशन में रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे पायरेसी पर लगाम लग सकेगी। फिल्म जगत लंबे समय से पायरेसी को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग कर रहा था। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि वो छात्रों को परीक्षा में स्थानीय भाषाओं में उत्तर लिखने की इजाजत दे, भले ही उनका माध्यम अंग्रेजी क्यों न हो। इसके लिए यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दलील दी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं अपने जोरदार स्वागत पर टिम कुक ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया, जबकि पीएम ने भी कुक से मुलाकात पर खुशी जाहिर की। इससे पहले टिम कुक बैडमिंटन दिग्गजों से भी मिले थे। इनमें पी गोपीचंद, साइना नेहवाल और पी कश्यप समेत कई खिलाड़ी शामिल रहे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है। अजीत पवार के बीजेपी और शिंदे सरकार के साथ जाने की अटकलों के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है। संजय राउत ने सवाल उठाए तो अजीत पवार ने पलटवार किया और एनसीपी छोड़ने से इनकार किया। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि एनसीपी और महाअघाड़ी का भविष्य क्या होगा। मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा। मैं किसी के बाप को डरता नहीं। देखना चाहिए कि झारिका शुक्राचार्य कौन है। सत्ता वाला फेविकॉल छूटते ही महाअघाड़ी का हर धड़ा अलग अलग राह पर है। कोई किसी से नाराज है, कोई किसी पर भड़का है। चर्चा बिखराव की है। जिस तरह से इस देश की अपोजिशन की जो पार्टी है तोड़ने के लिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में हो रहा है। आपने देखा होगा। मुझे लगता है हम सब लोग इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और डट के लड़ेंगे। संजय राउत के तीखे तेवर की वजह समझने से पहले तनातनी की वजह समझिए। पर्दे के पीछे ये खबर गर्म है। एनसीपी का एक बड़ा गुट बीजेपी और शिंदे गुट के साथ जाने को तैयार है और इस कयास के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं। इस बात में कितना दम है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सियासत भी तो ऐसा दृश्यम है जहां जो दिखता है उसे कोई सच नहीं मानता।
बहरहाल अजीत पवार भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका इरादा शिंदे सरकार में शामिल होने का है। उल्टे बगैर नाम लिए उन्होंने संजय राउत को एनसीपी के मामले में बोलने पर हड़का दिया। इसके बाद संजय राउत ने भी अजीत पवार को खरी खरी सुना दी। तुम्ही ज्या पक्षाचे स्पोक्समन आहात त्या पक्षाचं सांगा ना काय सांगायचं ते। तुम्ही ज्या पक्षाचं ते मुखपत्र आहे त्याबद्दल बोला, पण तुम्ही आम्हाला कोट करून ते असं झालं तसं झालं फलानं झालं, आम्ही आमचे स्पष्टपणे भूमिका मांडायला खंबीर आहोत। आमचं वकीलपत्र दुसऱ्यांनी कुणी घेण्याचं काही कारण नाही। अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा, और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। हुआ ये कि संजय राउत ने सामना अखबार के अपनी कॉलम में लिख दिया कि बीजेपी की नजर एनसीपी के नेताओं पर है और पार्टी को तोड़ने की कोशिश है। इसके बाद सियासी पारा ऐसा चढ़ा कि सफाई में शरद पवार को सामने आना पड़ा। अजीत पवार ने भी इसे बेसिर पैर की बात कही और तो और बीजेपी ने इसे महाविकास अघाड़ी की अंदरूनी साजिश बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ना आया है। मैंने खुद 3 माह से असेंबली में अजीत दादा मुझे मिले थे, उसके बाद मेरी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि वो अमित भाई या किसी से मिले नहीं है। उसके बावजूद भी ये कहां से बात आती है, ये महाविकास आघाड़ी से शुरू होती है और महाविकास आघाड़ी पे खत्म होती है। तो इसलिए वो देखना चाहिए कि झारिका शुक्राचार्य कौन है जो अजीत दादा को डैमेज कर रहा है। बैकफुट पर गए थे, उनका जो नकाब वो हमने उतार दिया। अब इस सियासी ड्रामे का ट्विस्ट देखिए। संजय राउत इस हालात में भी क्रेडिट लेने से नहीं चूक रहे। कह रहे हैं कि उन्होंने अखबार में लिख दिया इसलिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस रोक दिया। बीजेपी कह रही है कि अजीत पवार से इस मामले में कोई बात ही नहीं हुई, यानी झगड़ा कोई नहीं। फिर महाविकास अघाड़ी में किस बात की खींचतान है? कहा जा रहा है कि एनसीपी में कुछ तो पक रहा है जिसकी पर्दादारी है। इथे यावं लागेल, पाय बघावं लागतात, गुण करावे लागतात। मला वाटतं तीच जवळ आलेली नाही, गुण पण जमत नाहीये। तर आता कोणत्या तरी ब्राह्मणाला विचारावं लागेल की कोणती पूजा करावी की जेव्हा गुण जमतील। वेळ येईल, काळजी करू नका आणि तेव्हा तुम्हीच माझी मुलाखत घ्यायला याल। समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के सियासी दृश्य में क्लाइमेक्स तक कहानी बदल भी सकती है। बीजेपी के साथ अजीत पवार की नजदीकी पहले भी रही है। सवाल सिर्फ ये है कि अगर पाले बदले जाते हैं तो उसमें शरद पवार की क्या भूमिका होगी और फिर महाअघाड़ी का भविष्य क्या होगा। इसलिए उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना की नजर भी शरद पवार पर टिकी है। वो क्या कर सकते, मेरी विश्वास पवार साहब खड़े कर सकते। शरद पवार साहब की बात मैं मानूंगा। मसला सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार का नहीं है, बल्कि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए भी नए सियासी समीकरण तैयार करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पार्टियों और कुछ विधायकों का इधर से उधर या उधर से इधर आना कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। वक्त के साथ आपको बता दें कि ड्रोन को लेकर नई नई तकनीक का इजाद हो रहा है, क्योंकि दुनिया को ये समझ आ गया है कि ड्रोन के मायने क्या है, जरूरत क्या है। ये ड्रोन कृषि से लेकर रक्षा के क्षेत्र में मददगार साबित हो रहे हैं। इसलिए ड्रोन को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम लगातार जारी है। भारत में भी हर तरह का ड्रोन बनाया जा रहा है। देश में ड्रोन के विकास की रफ्तार बता रही है कि भारत दुनिया का ड्रोन हब बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ड्रोन तकनीक के मामले में भारत नए नए आयाम हासिल कर रहा है। आज भारत में हर किस्म के ड्रोन का निर्माण हो रहा है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं देश के अंदर, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हर क्षेत्र में
ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आम जन का ध्यान रखा जा रहा है, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और इसीलिए ड्रोन हब के तौर पर लगातार जो है वो भारत को विकसित करने की कोशिश भी की जा रही है। भारत की ड्रोन शक्ति से रूबरू कराने के लिए हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने गुरुग्राम के एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का दौरा किया और वहां पर बनने वाले ड्रोन्स के बारे में विस्तार से जाना। वक्त के साथ हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, तो नए नए ड्रोन के विकास की राह भी खुलती गई है। गुरुग्राम के इस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में कई तरह के ड्रोन्स का निर्माण होता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये एक ही दिन में करीब 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकता है। एग्रीसाट जो है ये हमारा एक किसान ड्रोन है एग्रीकल्चर स्प्रे के लिए। इस ड्रोन की खासियत क्या है, इसमें एक तो अभी 10 लीटर का टैंक लगा है, तो जितने भी अब आगे हम मूव कर रही है हमारी पूरी इंडस्ट्री फर्टिलाइजर की, केमिकल की, कि नैनो ड्रोन्स यूज हो, लिक्विड वाले। तो अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड केमिकल्स की तरफ अगर बढ़ चुके हैं जिनका छिड़काव होना होगा, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस टाइम पे एकदम सबसे सक्षम है और सबसे आगे है इनको स्प्रे करने के लिए, क्योंकि ये एक ड्रोन अगर आप एक दिन ले जाएं, एक गांव-गांव में ले जाएं, तो ये 20 से 25 एकड़ एक दिन में कवर करके आ सकता है, जहां नॉर्मल जो हमारी किसान लेबर रहती है वो 2 से 3 एकड़ ही अचीव कर पाते हैं। ये सेंटर ड्रोन डिजाइन करने के साथ साथ लोगों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। यहाँ डिजिटल मैपिंग का सर्वे कराने वाला ड्रोन भी मौजूद है, जो प्रॉपर्टी का डिजिटल मैप तैयार करता है। देखिए कैमरा लगा हुआ है नीचे, एक सोनी का हमने सेंसर लगाया है, ये सोनी A6000। ये जाकर इस टाइम पे हमारे 50 से ऊपर टीम इस टाइम पे यूपी, कर्नाटका, गुजरात में एक स्वामित्व स्कीम है, पीएम मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करी थी, जहां पे घरोनी डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे लोगों को। तो ये वो हमारा सर्वे मैपिंग का ड्रोन है जो इंडिया में बना है, और जाकर अब ये ड्रोन आगे जाकर लोगों की मदद करेगा उनको लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी कार्ड, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिलने में। किसी लॉन्ग रेंज मिशन के लिए इस सेंटर पर एक खास ड्रोन भी तैयार किया गया है, जो सुरक्षा और जासूसी के काम भी आ सकता है। ये जो ड्रोन है हमारा वीटॉल ड्रोन है। इसकी खासियत क्या है कि दिखता जहाज की तरह, पर इसको एक तो टेक ऑफ और लैंड करने के लिए ये केवल यहीं से खड़ा हुआ ऊपर वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और लैंड। इसको कोई रनवे नहीं चाहिए कोई जहाजों की तरह, पर एक पॉइंट के बाद पे ये चारों पंखे जो है बंद होकर वो पीछे वाला शुरू हो जाता है और ये जहाज बन जाता है। तो इसके 2 बड़े अच्छे यूज केसेस हैं। एक, अगर आपको कोई लॉन्ग रेंज मिशन करनी है, जैसे हम ऐसा ही एक ड्रोन बिहार सरकार में एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में इलीगल लिकर जो होती है, जो बनती है गंगा की गैंजीज के किनारे, उसमें ऐसा एक ड्रोन यूटिलाइज करा जा रहा है जिसमें आप पकड़ पा रहे हैं कि ये सर्वेलेंस की एक्टिविटी हो रही है। और यही सेम ड्रोन सर्वे में भी, अगर आपको बड़ा एरिया ज्यादा कवर करना है एक फ्लाइट टाइम में, तो 75 मिनट तक का ये उड़ के एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल ही कवर करता है। देश में कई ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अहमियत साबित कर रहे हैं और देश के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल साबित हो रहे हैं। ऐसे सेंटर प्रमाण हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पूरे विश्व का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। इस मशीनरी सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि शायद आने वाले समय में हम विकसित भारत की नई तस्वीर को पेश करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ड्रोन जो है शायद हो सकता है उस इलाके में पहुंच पाए जो हम लोग अभी से परिकल्पना कर रहे हैं कि जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता और मदद को पहुंचाना है। और एक और बात भी आप समझिए कि ये वो मशीन है जो विकसित भारत की तस्वीर तो पेश करेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ वरुण सिन्हा। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा भारत की आबादी से जुड़ा है, जो 8 अरब लोगों की दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। भारत ने अब आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड डेटा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत 142 करोड़ 86 लाख जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यूएन के आंकड़ों में चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है, जबकि भारत की आबादी उससे करीब 29 लाख ज्यादा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा डेटा जारी करता आ रहा है। ये पहला मौका है जब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल, 18% 10 से 19 साल और 26% आबादी 10 से 24 साल की उम्र के बीच है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 साल की उम्र के बीच है, जबकि 7% लोग 65 साल से अधिक उम्र वाले हैं।
तमाम एजेंसियों का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या अगले 3 दशकों तक बढ़ेगी और 165 करोड़ के पीक पर पहुंचने के बाद कम होना शुरू होगी। जानकारों का मानना है कि भारत में केरल और पंजाब में बुजुर्ग लोगों की आबादी ज्यादा है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा आबादी ज्यादा है। जानकार मानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए बड़ा मौका है। भारत में जहां 25 करोड़ से ज्यादा लोग 15 से 24 साल के हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाले चीन में करीब 20 करोड़ लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन में लोगों की औसत उम्र भारत से बेहतर है। चीन में पुरुषों की औसत उम्र 76 साल और महिलाओं की औसत उम्र 82 साल है। वहीं भारत में पुरुषों की औसत उम्र 71 साल और महिलाओं की औसत उम्र 74 साल है। इंडिया की पॉपुलेशन में 630 मिलियन तो यंग लोग हैं बिलो एज 29, जो बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए। बट वी नीड टू स्किल देम। नॉट ओनली इंडिया, देखिए अगर आप इंडिया में पॉपुलेशन हम पहली स्थिति में आ गए हैं, पर वर्ल्ड में चाइना हो, जापान हो, कोरिया, नॉर्थ कोरिया एज वेल एज यूरोप में आप देखेंगे कि माइनस ग्रोथ रेट्स हो रहे हैं। उनको चिंता है, ये विषय उनके लिए बहुत चिंताजनक है। तो हम अगर अपने लोगों को स्किल करें, हम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हम वर्ल्ड को स्किल वर्कर्स सप्लाई कर सकते हैं, जो इंडिया के लिए, इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए रेमिटेंसेस आती हैं जब इंडियंस बाहर जाते हैं और पैसा कमाते हैं। इंडियन यूथ का फ्यूचर सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। बधाई देंगे आप आबादी में आगे निकल गए सबसे आगे। देखिए ये जो जनसंख्या का विस्फोट होने वाला है ना, ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्या होने वाला? अब तो सबसे आगे हम। देखिए उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो खतरनाक है और इस तरह का जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए जिससे देश की तरक्की हो। अगर वो इसी तरह विस्फोट होता रहे और हमारे यहाँ देश में तो एक सराय है, ये कोई भी आता है बांग्लादेश से आते तो बांग्लादेशी बच जाते हैं, कोई अफगानिस्तान से आ गया तो अफगानिस्तान से बच गया, कोई पाकिस्तान से आ गया तो पाकिस्तान से बच गया। तो कहने का मतलब ये और जनसंख्या को विस्फोट कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी गिनती नहीं है वो और ज्यादा विस्फोट। क्या करना पड़ेगा? जितनी आबादी है हमारी वो रजिस्टर्ड है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, सब कुछ है, उसी के वही आंकड़े गिने जाते हैं, बाकी जो रह रहे हैं उनको नहीं गिन रहे हैं। उसमें भी हम आगे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा? चाइना को हराने में हम कामयाब रहे, चाहे किसी मामले में रहे, पर चाइना को मैंने आखिरकार जनसंख्या के माध्यम से हरा ही दिया। कि ये हाई टाइम है कि जब बिल आ ही जाना चाहिए जनसंख्या कानून को लेकर। सर बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। ये बिल जो है 1960, 61, 70 के अंदर में आ जाना चाहिए थे। आप जाओ ट्रेन में भीड़, प्लेन में भीड़, मेट्रो में भीड़, जहां भी जाओ वहां भी भीड़ मिलेगा आपको। आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आप ये बंगाली मार्केट है सामने, इतनी बड़ी मार्केट में जाओ, क्या टिकट कंफर्म नहीं होते लोगों के, सीट नहीं मिलती? वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेन में भीड़, प्लेन में भीड़, मेट्रो में भीड़, कहीं भी जाओ आपको टिकट नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, न बैठने की, न उठने की, सोने की। आपको पानी आने वाला समय पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। आपने बंगाली मार्केट जाओ, पता नहीं चलता इतने बड़े सोसाइटी एरिया में जो लोग रह रहे हैं। आप ये झुग्गी झोपड़ी में चल जाओ, तिरपाल टंगे हुए में जाकर देखोगे कि घर में 20-20 बच्चे मिलेंगे आपको। क्यों? ऐसी तस्वीरें और ज्यादा बढ़ेंगी। भारत की आबादी चीन की आबादी से भी ज्यादा हो गई है, मतलब हम दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं आबादी के मामले में। कोई फायदा देखते हैं आप या कुछ नुकसान देखते हैं इस बात से? इसमें नुकसान है। देखिए लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है देश के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। लोगों को एजुकेशन का मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोग अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रहे। यहाँ पे 2 बच्चों का खर्चा उठाना मुश्किल पड़ जाता है एक फैमिली के लिए, और कई ऐसी फैमिली है जिसमें 4, 5, 6 पता नहीं कितने ही बच्चे हैं। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो सके। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली रामलला की नई मूर्ति के बारे में ट्रस्ट ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान रामलला की नई मूर्ति का रूप तय कर दिया है। 2 दिन तक चली बैठक के बाद ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर में लगने वाली रामलला की नई मूर्ति धनुर्धारी के रूप में बनेगी। श्याम वर्ण की ये मूर्ति कर्नाटक से अयोध्या लाई गई कृष्ण शिला से तराशकर बनाई जाएगी। मंदिर में खड़ी मुद्रा वाली इस प्रतिमा में भगवान राम धनुष बाण लिए हुए 5 साल के बच्चे के रूप में विराजमान होंगे।
मंदिर के मूल गर्भगृह में लगने वाली ये मूर्ति 5 फीट ऊंची होगी, जिसे मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज बनाएंगे। ट्रस्ट के मुताबिक योगीराज तय करेंगे कि प्रतिमा बनाने के लिए कर्नाटक के करकर गांव और हेगे देवेन कोटे गांव से लाए गए कृष्ण शिलाओं में से वो किसका इस्तेमाल करेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि देश के बड़े संतों, भूवैज्ञानिकों, मूर्तिकारों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के जानकारों, इंजीनियर्स और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मंथन करने के बाद मूर्ति निर्माण के लिए कृष्ण शिला का चयन किया गया है। अगले साल मकर संक्रांति पर्व पर मंदिर के मूल गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की स्थापना के लिए श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था। 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। किसानों के लिए लॉन्च हुई है नई ऐप। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सरकार ने किसानों को एक गुड न्यूज दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए अच्छे बीज की पहचान में मदद मिलेगी। दिल्ली में कृषि भवन से इसे ऑनलाइन लॉन्च किया गया। इस पोर्टल और ऐप का नाम साथी है। कृषि मंत्री ने बताया कि साथी पोर्टल कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इससे किसानों को कई और अहम जानकारियां भी मिलेंगी। इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर शुरू कर दिया है। अब इसके यूजर्स अपने प्रोफाइल के बायो में 5 लिंक तक जोड़ सकते हैं। कंपनी ने बताया कि कई वीडियो क्रिएटर्स लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। एप्पल गुरुवार को देश में अपना दूसरा रिटेल स्टोर शुरू कर देगा। मंगलवार को ही कंपनी ने मुंबई में अपना पहला स्टोर खोला था। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद भारत आकर इसकी शुरुआत की थी। अब एक और स्टोर को खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई। ये दूसरा रिटेल स्टोर दिल्ली के साकेत में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में खुलेगा। सुधीर रमन का बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए हुआ है टीम का ऐलान। खेल जगत से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। एचएस प्रणॉय और पीवी सिंधु सुधीर रमन कप में भारतीय बैडमिंटन टीम की अगुवाई करेंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने इसका ऐलान किया। यह प्रतियोगिता अगले महीने 14 से 21 मई तक चीन में आयोजित होगी, जिसमें के श्रीकांत और अनुपमा उपाध्याय समेत कुछ और खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। खबर है कि टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट को बड़ी जानकारी दी थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई सीरीज के दौरान का है। आरोप है कि इस आदमी ने सिराज को मैसेज भेजकर टीम के अंदर की जानकारी मांगी थी। इसके बदले में सिराज को बड़ी रकम भी ऑफर की गई थी। बताया गया कि आरोपी कोई बुकी नहीं बल्कि एक ड्राइवर था, जिसने सट्टेबाजी में अपना काफी पैसा गंवा दिया था। खबर है कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के कुछ खिलाड़ियों का सामान गायब मिला। इस मामले का पता तब चला जब बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचने पर कई खिलाड़ियों को अपने बैट और दूसरी चीजें गायब मिली। इन खिलाड़ियों में डेविड वार्नर और मिचेल मार्श भी शामिल हैं। अब इस मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर में कबड्डी खेलते नजर आए। दरअसल वो सांसद खेल महोत्सव में पहुंचे थे, जहां वो बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए खुद ही कबड्डी खेलने लगे। वहीं उन्होंने कहा कि खेलों में बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।